हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम हिंदी साहित्य की पीवाईक्यू सीरीज शुरू किए हैं जिसमें हम हिंदी साहित्य के हर चैप्टर से पिछले 10-12 सालों में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस का हम पूरा चैप्टर वाइज सीरीज देख रहे हैं, जिसमें हम अभी चैप्टर 1 का शुरू किए हुए हैं वीडियो। चैप्टर 1 में हमने अभी तक 2 वीडियो कंप्लीट किए हैं, जो इसमें 63 क्वेश्चन तक ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 64 से लास्ट 2014 के ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चन है सब कंप्लीट करने का लक्ष्य रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अग्नि, भ्राता, आज्ञा या किसान। तो यहाँ पर देखिए, अग्नि, भ्राता और आज्ञा ये तीनों क्या है? तत्सम है। पर किसान जो है वो तद्भव शब्द है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, किसान। किसान का तत्सम क्या होता है? कृषक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो शामी भाषाओं में शामिल नहीं है वो कौन सी भाषा हो जाएगी? 4 ऑप्शन है, इब्रानी, अरबी, हब्सी और फारसी। तो इब्रानी, अरबी और हब्सी ये तीनों जो है वो सामी हामी भाषा परिवार की भाषा है, पर फारसी जो है वो ईरानी भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, इसीलिए फारसी जो है आपका इसमें नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। राष्ट्रपति का आदेश, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, राजभाषा अधिनियम और संकल्प। तो राष्ट्रपति का आदेश कब आ जाएगा? जो 1955 में हुआ था। राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके अधिपत्र में जो अंग्रेजी है उसके अतिरिक्त हमने हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि का अंग्रेजी जो अंक है वो यूज करेंगे बोले थे। तो ए का क्या हो जाएगा? आपका सेकंड हो जाएगा 1955। ए का सेकंड किस में है? आपका डी नंबर में है, तो डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी का क्या दिया है? थर्ड, संसद की राजभाषा समिति के सुझाव, बी का थर्ड है, मतलब 1959 हो जाएगा। नेक्स्ट कितना है? राजभाषा अधिनियम, राजभाषा अधिनियम सी का फोर्थ 1963 में पारित हुआ था और लागू हुआ था 1965 में। और संकल्प क्या हो जाएगा? 1968, जिसमें ठीक है 1968 में आपका संकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पर व्यंजन के उच्चारण स्थल और व्यंजन वर्ण दिए हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा दिया हुआ है आपको? च, प, त और ग, और उच्चारण स्थल है ओष्ठ, दंत, कंठ और तालव्य। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। च, च हमारा क्या होता है? जब हम च बोलते हैं तो हमारी ध्वनि जो जो जीभ होती है वो जीभ कहाँ पर टच करती है? तालु में टच करती है, तो च क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। च तालव्य हो जाएगा तो आपका हाँ फर्स्ट नंबर किस में आ जाएगा? तालव्य डी में आ जाएगा। तो डी फर्स्ट किसका है आपका? बी और डी का है। ठीक है, तो च तालव्य में आ गया, बी और डी हो जाएगा, ए और सी कैंसिल। उसके बाद है प। प कौन सा व्यंजन होता है? ओष्ठ व्यंजन होता है। प वर्ग जो रहते हैं ओष्ठ होते हैं। जब आप प बोलोगे तो देखना आपके होंठ काम करते हैं, जबान, दांत ये सब में टच नहीं होती, तो ओष्ठ व्यंजन हो जाएगा। तो ए का सेकंड, डी का फर्स्ट और ए का सेकंड कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा कंफर्म हो जाएगा। कंठ में क वर्ग आते हैं, कंठ में क वर्ग आते हैं तो कौन सा हो जाएगा? ग आ जाएगा। और त जो हो जाएगा आपका दंत व्यंजन हो जाएगा, त वर्ग दंत व्यंजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? हमको बताना है कि तद्भव नहीं है इनमें से कौन सा? राय, खेत, दाहिना या कवि। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तो सबसे पहले आपको तद्भव पता करना है। तद्भव क्या होते हैं? जो कि वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं और बदल जाते हैं। ठीक है, तो तद्भव का मतलब है उससे उत्पन्न। तो इसमें कौन सा नहीं है? राय। राय जो है ये तद्भव शब्द नहीं है, तो 68 का ए नंबर हो जाएगा। बाकी खेत, दाहिना और कवि ये तीनों जो है वो तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, फारसी और अरबी। तो अब भी हमने ये क्वेश्चन देखा है कि अरबी भाषा जो है वो शामी भाषा परिवार की भाषा है, जो कि आपकी यहाँ नहीं बोली जाती, इसीलिए आर्य भाषाओं में ये शामिल नहीं है। और यूरेशिया का जो क्षेत्र है, यूरोप प्लस एशिया, तो यहाँ की जो लैंग्वेजेस है ना वो हमारी आर्य भाषाओं में शामिल होती है। तो यूनानी, लैटिन और फारसी जो है वो आर्य भाषा है और अरबी जो है वो आर्य भाषा में शामिल नहीं है।
आर्य भाषा किसको बोलते हैं हम? संस्कृत को। संस्कृत भारत की सबसे पुरानी भाषा और इसको देव भाषा भी बोलते हैं। तो हिंदी जो है वो आर्य भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। हिंदी आर्य भाषाओं में घ, ध और भ जैसे व्यंजन है, ये आपको बाकी भाषा परिवार में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हिंदी आर्य भाषा, हिंदी यूरोपीय भाषा और हिंदी ईरानी भाषा, ऐसे 3 उपशाखा हैं जिसको भारतीय उपशाखा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। राजभाषा आयोग है, राष्ट्रपति का आदेश है, राजभाषा अधिनियम है और राजभाषा नियम है। तो देखिए ये जून 2020 का पेपर है और 2021 जून और 2020 दिसंबर। तो ये सेकेंड शिफ्ट वाला है, ये फर्स्ट शिफ्ट वाला है। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम मिलेंगे आपको। ये राष्ट्रपति का आदेश वाला अभी हमने किया है ना, फिर से आ रहा है राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा आयोग, राजभाषा अधिनियम और राजभाषा नियम। और सन हमको दिया हुआ 1976, 55, 60 और 63। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, राजभाषा आयोग की स्थापना हमको पता है 7 जून 1955। तो ए का सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड किस में दिया है? ए नंबर में। तो करेक्ट आंसर आपको ऐसे ही मिल गया। अब राष्ट्रपति का आदेश देख लीजिए, तो 1960 राष्ट्रपति का आदेश है। राजभाषा अधिनियम कब का है? राजभाषा अधिनियम है 1963 और राजभाषा नियम है 1976। तो ये हमको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी भाषा की उत्पत्ति के अनुसार सही क्रम क्या है? तो कामता प्रसाद गुरु याद रखना है, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध व्याकरण और साहित्यकार हैं। प्रमुख कृतियां उनकी है सत्य प्रेम, पार्वती और यशोदा, भौमासुर, बौद्ध, विनय पचासा, ये सब है। तो इनकी प्रसिद्धि का आधार है वो है हिंदी व्याकरण। इन्होंने हिंदी व्याकरण लिखा है एक बुक, ठीक है। और कामता प्रसाद गुरु की बुक बहुत ज्यादा पढ़ी जाती है। तो हमको बताना है कि कौन सा क्रम सही है शौरसेनी, नागर, पश्चिमी हिंदी और वर्तमान हिंदी में। तो सबसे लास्ट में तो वर्तमान हिंदी आनी चाहिए, है ना। तो वर्तमान हिंदी सबसे लास्ट में आप देख के बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान हिंदी ही तो वर्तमान की हिंदी है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद देखिए हम एक बार अच्छे से क्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले शौरसेनी है, फिर नागर अपभ्रंश है, फिर पश्चिमी हिंदी है और लास्ट में वर्तमान हिंदी है। शौरसेनी जो है वो प्राकृत का जो रूप है मध्य प्रदेश के आसपास बोली जाती है और इसके अंतर्गत राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी आती है, ठीक है। नागर अपभ्रंश का मतलब है जो नागर देश में बोली जाती है। ये कौन सा क्षेत्र है? गुजरात का क्षेत्र। पश्चिमी हिंदी जो है वो शौरसेनी का विकसित रूप है और इसके अंतर्गत 5 बोलियां आती है। कौन कौन सी? कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और ब्रजभाषा। और वर्तमान हिंदी जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो अभी हम हिंदी यूज करते हैं ना, जिसमें हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी उर्दू और कुछ सीमा तक खड़ी बोली आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, तुर्की और अंग्रेजी। तो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है वो हमको देखना है, ठीक है। तो हम भाषा परिवार कौन रहते हैं? जो आपस में संबंधित भाषाएं रहती है। तो भारोपी परिवार भाषा का सबसे बड़ा परिवार है, इसकी 10 शाखाएं हैं। 10 शाखाओं में एक प्रमुख शाखा कौन सी है? ईरानी शाखा। इस शाखा को आर्य भाषाओं की संज्ञा दी जाती है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या बोला था कि आर्य भाषाओं को 3 उपवर्ग में बांटेंगे। 3 उपवर्ग कौन कौन से हैं? ईरानी, दरद और भारतीय आर्य भाषा। भाषा वैज्ञानिकों के मुताबिक तुर्की जो है वो किसकी भाषा है? अल्ताई परिवार में आती है। संस्कृत और प्राकृत क्योंकि एक ही भाषा के नाम है, तो ये दोनों आर्य भाषाओं में है। और अंग्रेजी जो है, ये आपकी अंग्रेजी, रशिया, हिंदी, पंजाबी, प्राचीन, ये सब जो है यूरेशिया क्षेत्र की भाषा है ना। तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि यूरेशिया हमसे दूर है, यूरोप अंग्रेजी शायद दूर है, तो नहीं, यूरोप प्लस एशिया की जो लैंग्वेज है वो हिंदी भाषा परिवार है, आर्य भाषा परिवार है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। हाँ, तुर्की जो है वो अल्ताई भाषा परिवार में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋण है, यौगिक नहीं है? तो ऋण शब्द बताना है, यौगिक नहीं। ऑप्शंस दिया है पीला, झटपट, घुड़साल और पंकज। तो ऋण शब्द किसको बोलते हैं? ऋण मतलब जो एक ही अर्थ प्रकट करते हैं और इसके खंड का कोई अलग अर्थ नहीं निकलता। मतलब जब आप उसको तोड़ोगे ना, तो 2 अलग अलग शब्द नहीं बनेंगे। और यौगिक क्या होते हैं? 2 वर्ड मिल करके एक नया वर्ड बनाते हैं। तो ऋण है जिसको आप तोड़ नहीं सकते। जैसे नाक है, कान है, पैर है, तो नाक को तोड़ोगे तो ना अलग हो जाएगा, क अलग हो जाएगा, क्या उसका कुछ अर्थ निकलेगा? नहीं, ठीक है। तो इसमें आप तोड़ के देख सकते हो, दाग में दा और ग, कहा गया,
सॉरी, पीला है पी और ला, झट और पट, पम और कज, घुड़ और साल। तो किसमें सही आंसर निकल रहा है आपको वो देखना है। तो कौन सा शब्द ऋण है और कौन सा नहीं है। तो ऋण शब्द क्या हो जाएगा, जिसका अलग अर्थ नहीं निकलेगा। तो पीला में पी और ला अलग अलग करोगे तो कुछ अर्थ निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना। तो पीला जो है वो ऋण शब्द है, और झटपट, घुड़साल और पंकज ये तीनों जो है वो यौगिक शब्द हैं। इसके बाद एक शब्द आता है ऋण, योग ऋण शब्द। योग ऋण शब्द किसको बोलते हैं, जो दो शब्दों के वेग योग से बनते हैं, पर जो अर्थ आता है उसका उसका कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जो बहुब्रीहि समास होते हैं ना, वो योग ऋण शब्द होते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, किसको बोलते हैं हम, कृष्ण जी को। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, किसको बोलते हैं, गणेश जी को। दश आनंद, 10 मुखों वाला कौन है, रावण है। ठीक है। पंकज, पंख और ज, पंख और ज मतलब कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। तो ये क्या हो जाएगा, आपका योग ऋण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है। तो ऑप्शंस हैं दाग, औरत, नीलम और फीस। तो फारसी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से काफी मिलती जुलती है। तो इसको अरबी फारसी लिपि में लिखा जाता है, और ये एक अभिश्लेषणी भाषा है। कोई भी व्याकरणिक लिंग इसका नहीं होता है, ना ही सर्वनाम प्राकृतिक लिंग के लिए चिन्हित है। तो फारस के जो है उपसर्ग की एक छोटी सी संख्या है। तो इसमें शब्द कौन कौन से आ जाते हैं, दाग, सिफारिश, आमदनी, आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार। तो ये सब जो है आपके फारसी शब्द हैं। तो यहाँ पर औरत जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, नीलम जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, फीस जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और दाग जो है वो फारसी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश या प्राकृतभाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। ये कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो अपभ्रंश हिंदी के पद्यों का जो सबसे पुराना पता है वो कहाँ लगता है, योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। ये बात जो लिखी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ग्रंथावली भाग 5 में इसका विवरण किया था। उनके अनुसार प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश व्यवस्था है उससे ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। मध्यकालीन आर्य भाषा काल में 3 भाषाएं थी, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के संबंध में कौन से प्रावधान दिए गए हैं। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, शासकीय प्रयोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मान्य होगा, राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति आयोग का गठन करेंगे, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी में ही होगी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से सही है। तो पहला, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, मतलब ए जिस जिसमें है वो सही होगा, बाकी छोड़ दीजिए। उसके बाद क्या बोला है, शासकीय प्रायोजनों के लिए भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान्य होगा। तो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप मान होगा, लेकिन उसमें ये भी बोला गया था कि यहाँ पे लिखी भी जाएगी, हिंदी में लिखा जाएगा, है ना। तो बी नंबर जो है यहाँ से पूरा नहीं लिखा हुआ है, इसलिए वो गलत हो जाएगा। सी नंबर क्या है, राजभाषा के बारे में राष्ट्रपति आयोग का गठन करेंगे। तो आयोग का गठन करेंगे ये तो बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। डी नंबर क्या बोला गया, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में ही होगी। तो अंग्रेजी भाषा में ही होगी तो जो है ना वो थोड़ा गलत है, में होगी बोला था। पर अगर कोई स्टेट चाहता है तो वहां के राज्यपाल राष्ट्रपति से परमिशन लेकर के हिंदी में भी कर सकते हैं। तो इसीलिए डी नंबर भी गलत हो जाएगा। तो ए और सी सही है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था 14 सितंबर 1949 को, इसीलिए इस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के भाग 17 का जो अनुच्छेद 343 से 351 है, वहां पर राजभाषा से जुड़े प्रावधान है, जिसमें हम बोले थे कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और शासकीय प्रयोजनों के लिए जो प्रयोग होने वाले अंकों का रूप है वो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से भारतीय अंकों का शासकीय प्रयोजनों के लिए, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए, सिर्फ शासकीय प्रयोजन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
77 निम्नलिखित में दंत्य वर्ण कौन सा है? तो दंत्य वर्ण कौन सा होता है? जो हमारा त वर्ग होता है, त थ द ध न। तो देखिए क्या त थ द ध न दिया है, ऑप्शंस आपको दिया है ड, अढ़, द और ध। तो द और ध हमारे दंत्य है, तो द और ध किस में है? सी और डी। सी और डी किस में? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बोली को उनके संबंध बोलियों के साथ सुमेलित करना है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। तो इसमें सबसे पहले याद रखना पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, ए बी सी। ए इज अवधी, बी इज बघेली, सी इज छत्तीसगढ़ी। तो बघेली पूर्वी हिंदी में आ जाएगी, तो पूर्वी हिंदी को बघेली से मिलाइए। बी का थर्ड किसमें दिया हुआ? ऑप्शन नंबर बी में। तो आपको आंसर मिल गया। अब हम बाकी ऑप्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं, पर क्या पता हमको सही में वहां पर भी ऐसे इतनी लक चल जाए, थोड़ी होता है। तो पश्चिमी हिंदी किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है बुंदेली, जो आपकी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। बघेली हो गई पूर्वी हिंदी की, मगही जो है वो बिहारी हिंदी की है, और मेवाती जो है वो राजस्थानी की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भाषाओं के विकास को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शंस हैं प्राचीन संस्कृत, लौकिक संस्कृत, शौरसेनी और पश्चिमी हिंदी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? प्राचीन संस्कृत आ जाएगा। तो प्राचीन संस्कृत को ए नंबर में लेंगे, तो वो किसमें है? ए और बी में। प्राचीन संस्कृत के बाद आ जाएगा लौकिक संस्कृत। तो ऑप्शन नंबर ए के बाद, अच्छा प्राचीन संस्कृत के बाद कौन सा आएगा? प्राचीन संस्कृत के बाद हमारा आएगा लौकिक संस्कृत। तो ए के बाद सी ले लेंगे, सी के बाद आपका शौरसेनी, और लास्ट में आएगा आपका पश्चिमी हिंदी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी, बी और डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? काज, आखर, कान और वायु। तो इसमें से कौन सा तद्भव नहीं है? तो तद्भव के बारे में हमने पढ़ा था कि जो संस्कृत से आए हैं और यहाँ पर उसको चेंज कर दिया गया, संस्कृत से निकले हुए शब्द है। तो काज जो है वो काम का तत्सम है, आखर जो है तो इसमें देखिए काज, आखर, कान और वायु। तो काज का कार्य होता है, आखर अक्षर और कान का कर्ण होता है। तो ये तीनों आपका हो जाएगा, और वायु वायु ही रहता है। तो कौन सा तद्भव नहीं है? वायु है, क्योंकि वायु जो है वो तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द यौगिक है, ऋण नहीं? तो हमने पढ़ा था कि यौगिक शब्द क्या होते हैं? जिनके वर्णों को जब आप अलग अलग करोगे तो दोनों जो शब्द बनेंगे वो दोनों उसको दो भाग में बांटोगे ना, तो दो शब्द बनने चाहिए और दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, मतलब उनका मतलब निकलना चाहिए। और अगर वो उसका मतलब नहीं निकलता तो वो यौगिक नहीं होके ऋण शब्द हो जाएगा। तो नाक देखिए, ना और का अलग अलग कुछ मतलब है? नहीं है। कान में का और ना कोई मतलब है? नहीं। पर में प और रा मतलब है? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? अरबी, फारसी, लैटिन और यूनानी। तो कौन सी भाषा नहीं आती है? आप देखिए आर्य भाषा में क्या होता है, हमारा यूरेशिया के लैंग्वेजेस आते हैं, फारसी, लैटिन और यूनानी। अरबी जो है वो आपकी शामी भाषा परिवार की भाषा है, तो अरबी जो रहेगी वो नहीं आएगी। अरबी भाषा में क्या होता है, आपका सामी भाषा परिवार आते हैं, जो हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की भाषाओं से अलग है। फारसी भी जो है वो अरबी भाषा को, फारसी से भी हम अरबी भाषा को अरबी में लिपि में लिखते हैं। अरबी भाषा में क्या होता है, दाएं से बाएं लिखते हैं। सामी भाषा परिवार या अफ्रीकी एशियाई भाषा परिवार जो है, जिसमें आरामी, असेरी, सुमेरी ये सारी भाषाएं पहले शामिल थी, लेकिन आजकल इसमें हम लोग अरबी और ईरानी भाषाओं को रखे हैं। 3 धातु अक्षर होते हैं जिसमें स्वर घुसाकर इनसे क्रिया और संज्ञा बनाई जाती है। हिंदी यूरोपीय भाषा परिवार जो है, जिसमें आपका यूरेशिया का पूरा भूभाग आ जाएगा। इसमें अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन फारसी, हिंदी, पंजाबी ये सब आएंगे। नेपाली भाषा भी इसी में आती है। ठीक है, इस समूह को पहले आर्य परिवार कहते थे, और विश्व की जनसंख्या के लगभग 45% लोग इस भाषा को बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? पुर्तगीज, अरबी, तुर्की या हिंदी? तो तारीख जो है वो अरबी भाषा का है। ठीक है, इसमें अरबी शब्द आता है, आप सॉरी तारीख
अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके शब्द हमको याद रखने पड़ेंगे, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसके बाद है तालव्य वर्ण कौन सा है? तो तालव्य किसको बोलते हैं हम लोग? तालव्य वर्ण वो होते हैं जिसको बोलने में हमारी जबान जो रहती है वो तालु को स्पर्श करती है। तो स्वरों में से ई तालव्य है और व्यंजन में से जो च वर्ग आता है वो तालव्य है और श शलजम का जो है वो तालव्य है ना। तो तालव्य में कौन सा आ जाएगा? च वर्ग। च वर्ग आपका क्या हो जाएगा? च छ ज झ निया। तो कौन कौन है? च और ज है, तो ए और डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट जो है वो मूर्धन्य है और त जो है वो दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से सुझाव सही है। ऑप्शन है हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम है, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। फिर आपको बोला जा रहा है भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं और उच्च न्यायालयों को क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। तो इसमें देखिए हमको सही कथन चुनने बोला है ना। तो आपको ये याद रखना है कि भारत सरकार का प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में कराया जाए, ये कथन तो सबसे गलत है। हमको क्या बोला गया था? कोई भी जो प्रकाशन होगा वो हिंदी में निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो जिसमें जिसमें सी है आप उसको काटिए। तो सी ए में है, सी सी में है, सी डी में है, तीनों कट जाएगा। तो ए बी और डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों से सुमेलित कीजिए। राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। तो फिर हम देखते हैं राजस्थानी में कौन सी भाषा आ जाएगी। राजस्थानी में आपका कौन सा आएगा? देखिए राजस्थानी ए नंबर है, ए का आंसर राजस्थानी मिलेगा आपका मालवी से। तो राजस्थानी में मालवी आ जाएगी। पश्चिमी हिंदी में क्या आ जाएगी? कन्नौजी आ जाएगी, बी का थर्ड। पूर्वी हिंदी तो हम जानते हैं अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती है, तो सी का सेकंड हो जाएगा। और बिहारी हिंदी में भोजपुरी आता है, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा। तो आप अगर ए बी सी फॉर्मूला याद है तो आपका आंसर एक बार में बनेगा कि बी छत्तीसगढ़ी जो है आपका पूर्वी हिंदी में है, तो सी का सेकेंड है, सी का सेकेंड है, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भाषाओं के को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शौरसेनी, पहली प्राकृत, वर्तमान हिंदी या पूर्वी हिंदी। तो वर्तमान हिंदी सबसे लास्ट में आनी चाहिए, तो सी नंबर सबसे लास्ट में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी और सी में से एक आंसर रहेगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा? पहली प्राकृत हो जाएगा। तो पहली प्राकृत मतलब बी नंबर पहले आ जाएगा। तो बी नंबर पहले किसमें है? बी नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पहली प्राकृत, फिर शौरसेनी, फिर पूर्वी हिंदी, फिर वर्तमान हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन है कन्नौजी, बुंदेली, ब्रजभाषा या मगही। तो कौन सी आपकी नहीं है? देखिए तो किसकी नहीं है? पश्चिमी हिंदी की। तो पश्चिमी हिंदी में आपका ब्रज भाषा आएगा, बुंदेली आएगा और कन्नौजी आएगा। मगही जो है वो बिहारी हिंदी का पार्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मगही, भोजपुरी ये सब किस में आते हैं? बिहारी हिंदी में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। खड़ी बोली में हमको याद रखना है कि पश्चिमी हिंदी की जो है 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। तो पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको निम्न हिंदी में सिफारिश, सिफारिश किस भाषा का शब्द है? हिंदी, फारसी, अरबी या तुर्की। तो आपको याद रखना है कि सिफारिश जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है विकृत अवयव, कारक, संबंध सूचक या क्रिया विशेषक। तो संबंध जो बताता है वो क्या कहलाता है? कारक ना कहलाता है। जैसे कि मैं ये काम करता हूँ। ठीक है, अच्छा मुझे याद नहीं आ रहा है, पर आप याद रखना कि कारक रहता है जो क्रिया के साथ जुड़ करके काम करता है, तो कारकों का उपयोग वाक्यों को सुगठित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कारक। अगला है इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। तो यहाँ से आप उसका देख लीजिए कि इस मेले का मुख्य उद्देश्य है, तो का जो है वो कारक है, इस मेले को मुख्य उद्देश्य से मिला रहा है। ठीक है, तो 91 नंबर क्या है? इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि ये प्रकार व्यापार की वृद्धि हो। और आपको बताना है ये किस प्रकार का वाक्य है? संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, साधारण वाक्य है या उद्देश्य वाक्य है? तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, पता है, जब की, जो, सो इससे मिला हो ना,
तो वो जो होता है मिश्र वाक्य होता है। तो ये जो हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा। संरचना की दृष्टि से वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है, एक सब्जेक्ट रहेगा, एक ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है? और ये सिंपल एक सेंटेंस रहेगा। संयुक्त वाक्य में क्या रहता है, 2 शब्द रहते हैं और वो किससे जुड़ते हैं, कंजंक्शन से जुड़ते हैं। और ठीक है? और क्योंकि ऐसा। और मिश्र वाक्य क्या होता है, इसमें 2 वाक्य रहते हैं और एक वाक्य जो रहता है वो प्रधान होता है और दूसरा वाक्य जो रहता है वो आश्रित रहता है। मतलब अगर पहले वाक्य में काम होगा तो ही दूसरे वाक्य में होगा, अगर उसमें नहीं होगा तो इसमें भी नहीं होगा। तो वो उस पर आश्रित होता है, उसको बोला जाता है संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। तो इसमें देखिए, इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार की वृद्धि हो। तो अगर मेले का उद्देश्य नहीं है तो व्यापार की वृद्धि नहीं होगी, ठीक है? नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में सब कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषाओं में होगी? तो कौन सी अनुच्छेद में बोला गया है, 343, 44, 46 या 48? तो ये किस में बोला गया है, ये बोला गया है 348 में, कि सभी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी जब तक राज्यपाल राष्ट्रपति से आदेश लेकर के उसको वहां पर अपनी क्षेत्रीय भाषा का उपयोग ना करे, ठीक है? तो ये चीज भी याद रखिएगा कि हमेशा नहीं होती है, उच्च न्यायालय की भाषा चेंज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में निर्धारित है? अनुच्छेद 343, 48, 349 या 351? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, इसमें आप देखेंगे 351 में, जिसमें हिंदी के समासिक संस्कृति के वहन का दायित्व दिया गया है, ठीक है? इसमें हम कुछ चीजें देख लेते हैं कि सबसे पहले राजभाषा आयोग का गठन हुआ था सन 1955 में। अध्यक्ष थे बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर। राजभाषा समिति बनी थी जिसका गठन हुआ था 1957 में और इसके अध्यक्ष थे जीबी पंत। अनुच्छेद 343 क्या बोलता है, ये बोलता है कि राजभाषा संघ की हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का रूप जो होगा वो अंतरराष्ट्रीय होगा। फिर अनुच्छेद 344 बोलता है कि राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेंगे। 345 बोलता है कि राज्य की भाषा हिंदी, अंग्रेजी और उस राज्य में बोली जाने वाली कोई एक भाषा होगी। अनुच्छेद 346 बोलता है कि राज्यों के बीच में जो आपसी संवाद है और राज्य और संघ के बीच आपसी संवाद की भाषा कैसी रहेगी वो ये बताता है। 347 जो है वो राज्य की दूसरी भाषा जो जनसंख्या के द्वारा मांगी गई हो वो रखेंगे। 348 जो है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा के बारे में बताता है। अनुच्छेद 349 जो है वो संविधान के प्रारंभ के 15 वर्ष की अवधि के दौरान प्रयोग की जाने वाली भाषा का उपबंध कॉन्ट्रैक्ट करने वाला विधेयक से संबंधित है। अनुच्छेद 350 बोलता है कि भाषाई अल्पसंख्यक जो वर्ग है उसको उसकी मातृभाषा में शिक्षा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष भाषा अधिकारी की नियुक्ति। और 351 बोलता है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार और उन्नति पर ध्यान देना है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? मेवाती, मलयाली, माखाड़ी या मेवाड़ी? तो जो नहीं है वो क्या हो जाएगी, मंडियाली हो जाएगी, क्योंकि मंडियाली आपका यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, मेवाती, माखाड़ी और मेवाड़ी, ये तीनों किससे आते हैं, आपके राजस्थानी हिंदी की भाषा है। ये किससे आई है, शौरसेनी अपभ्रंश से आई है। इसकी बोलियां कौन कौन सी है, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि शौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी जो है उसमें हरियाणवी, खड़ी बोली, दक्षिणी और ब्रिज भाषा है। कन्नौजी और या बुंदेली है जिसमें राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी है। और मागधी में आपकी बिहारी साइड की लैंग्वेजेस आ जाएगी, भोजपुरी, मैथिली, मगही और बंगला, उड़िया और असमिया। और अर्ध मागधी जो है वो पूर्वी हिंदी की भाषा है, 3 भाषाएं ABC। नेक्स्ट है, तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो तौलिया किस भाषा का शब्द है, उर्दू, पुर्तगाली, हिंदी या तुर्की? तो तौलिया जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ठीक है? इसमें आलपीन, अलमारी, बाल्टी, चाबी, ये सारे लैंग्वेजेस, सॉरी ये सारे वर्ड्स आते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली, कांगड़ी, राजस्थानी या गोंडवी? तो कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है?
तो वो भाषा हो जाएगी हमारी नेपाली। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, याद रखना है, ठीक है। ये 22 भाषाएं कौन कौन सी है? असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अनुच्छेद 343 क्या बोलता है कि देवनागरी लिपि में हिंदी आधिकारिक भाषा है और अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने की अनुमति है, लेकिन अंग्रेजी जो है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कौन सी बोली बिहारी हिंदी में नहीं आती है? भोजपुरी, मैथिली, मगही या छत्तीसगढ़ी? तो हम जानते हैं छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी में आती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहारी का विकास जो है मागधी अपभ्रंश से हुआ और दो भाग है, पूर्वी बिहारी और पश्चिमी बिहारी। पूर्वी बिहारी में मगही और मैथिली है और पश्चिमी बिहारी में भोजपुरी है। अगले प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं, एक जो है वो स्थापना है और दूसरा जो है वो तर्क है। आपको बताना है सही क्या है कि वीरता का अनुकरण किया जा सकता है वैसे ही जैसे मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है। तर्क दिया गया है क्योंकि वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। तो ए सही है, आर गलत है, ए सही, आर सही, ए गलत, आर गलत या ए गलत, आर सही। तो वीरता का कभी अनुकरण कैसा होगा? तो वीरता का अनुकरण तो पॉसिबल है ही नहीं, वैसे ही मन की प्रसन्नता उधार ली जा सकती है, तो मन की प्रसन्नता भी तो उधार नहीं ले सकते ना। कैसे उधार लोगे? तो वीरता जो है वो जब कभी प्रकट हुई है तो एक नया स्वरूप लेकर आई है, जिसको देखकर सब चकित हो जाते हैं, ठीक है। वीरता के आगे सब झुकते हैं। वीरता अंतः प्रेरणा है, उसको आप अनुकरण नहीं कर सकते। और अगला क्या दिया है? वीरता का संबंध शरीर बल से होता है, मनोबल से नहीं। ये तो सबसे गलत है। जब तक आपका मनोबल नहीं रहेगा तो आप वीरता कैसे दिखाओगे? इसलिए ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको बोलियों को उनके क्षेत्र से मिलाना है। पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, भोजपुरी, भोजपुरी, मगही और इधर क्षेत्र दिया हुआ है गढ़वाल, पटना, शिमला, गाजीपुर, बिलासपुर। तो हमको मिलाना है कि कौन सा किससे मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पश्चिमी पहाड़ी में कौन सा आ जाएगा। पहाड़ी क्षेत्र हमारा कौन सा दिया है? शिमला दिया है। तो पश्चिमी पहाड़ी में शिमला और गढ़वाल दो है। शिमला और गढ़वाल में से पश्चिमी क्षेत्र में शिमला और मध्यवर्ती पहाड़ी में आ जाएगा गढ़वाल। तो ए का थर्ड और बी का फर्स्ट कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजपुरी जो है वो पटना क्षेत्र की होगी कि गाजीपुर की होगी? तो भोजपुरी गाजीपुर की है और मगही पटना की है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी पहाड़ी जो है वो शिमला, मध्यवर्ती पहाड़ी गढ़वाल, भोजपुरी जो है वो गाजीपुर और मगही पटना। अगला है कौन सी आर्य भाषा परिवार की भाषा नहीं है? संस्कृत, प्राकृत, फारसी और अरबी। तो हमने इतनी बार ये क्वेश्चन किया है कि अरबी जो है वो सामी आमी भाषा परिवार की है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको हिंदी भाषाओं को उनकी बोलियों से मिलाना है, अच्छा उपभाषाओं से मिलाना है। पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। और इधर दिया है कन्नौजी, मेवाती, गढ़वाली, मगही और बघेली। तो अभी तक हमने इतनी बार किया है कि आपको तो रट गया होना चाहिए कि बघेली किस में आ जाएगा पूर्वी हिंदी में, तो ए का 5 हो जाएगा। ए का 5 किस में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब बिहारी हिंदी में क्या आ जाएगा? बिहारी हिंदी में मगही आ जाएगा, तो बी का 4th हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी आएगा, तो सी का 1st हो जाएगा। और राजस्थानी हिंदी में मेवाती आएगा, तो डी का 2nd हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास टॉर्सेनी अपभ्रंश से हुआ? गुजराती, पंजाबी, मराठी या सिंधी? तो जो गुजराती है वो तो नागरी से आया था, ठीक है। तो हिंदी की जो पूरी बोलियां थी उसको हम किसने भागों में बांटे थे? 5 भागों में बांटे थे। पूर्वी हिंदी, ठीक है, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी हिंदी। तो इसमें से किसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, हमको ये बताना है। तो शौरसेनी अपभ्रंश में कौन सी भाषा आ जाती है आपकी? हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। ठीक है, तो पंजाबी किस में आती है? 85 में आती है, तो ही पंजाबी तो होगी नहीं शौरसेनी से। मराठी किस में आती है? महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है। और सिंधी किस में आती है? ब्राह्मण में आती है। तो शौरसेनी में कौन आ जाएगा? गुजराती आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपको? स्थापना और तर्क को मिलाना है।
हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है, क्योंकि भारत एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। तो क्या सही है क्या गलत है, हमको बताना है कि दोनों सही है, दोनों में से कोई एक सही है, दोनों गलत है। तो यहाँ पर देखना है कि दोनों ही तो सही है ना। अभिकारिक क्या बोला जा रहा है कि एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है और ये बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 2016 का जो पेपर है इसमें देखते हैं क्या दिया है, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा। ऑप्शंस दिए हैं हमको पहली, छठवीं, 9वीं या 11वीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6वीं शताब्दी। 6वीं शताब्दी जो है 6वीं से 12वीं शताब्दी, इसमें आपका हिंदी का उपयोग जो होने लगा था, अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अणा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, मूर्धा, वत्स या कंठ। तो हम क्या जानते हैं, अणा जो है वो ट वर्ग है, ट वर्ग जो है मूर्धन्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, अवधी, मगही, भोजपुरी, मैथिली। ये क्वेश्चन इतनी बार आया है कि अब तो अगर एग्जाम में आया तो ऐसे टिक करेंगे हम लोग। अवधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूर्वी हिंदी की आ गया। दोहा या दूहा मूलतः किस भाषा का शब्द है, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी या संस्कृत। तो दोहा जो है वो या दूहा ये किस भाषा का शब्द हो जाएगा, ये हो जाएगा अपभ्रंश का। ये लोक प्रचलित काव्य भाषा का इससे बोध होता है और ये मूलतः अपभ्रंश का छंद है। इसको लोक भाषा या देश भाषा भी कहते हैं। गाहा या गाथा कहने से किसका बोध होता है, प्राकृत का। ठीक है, अगला सा क्वेश्चन देखते हैं, संदेशण विथर हऊ कहण आत्मसत भैड़ पिय इकती बलियड देवी समाणा हथ। उपयुक्त दोहा किसका है, नरपति नाल, हेमचंद्र, अब्दुल रहमान या सांगधर। तो ये जो दोहा है ये दोहा है अब्दुल रहमान का। अब्दुल रहमान ने पहला काव्य ग्रंथ लिखा था देशभाषा, और संदेश राशक इनका पहला धर्मेतर राजग्रंथ है। इसकी रचना 1000 से 1100 ईस्वी के आसपास हुई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि का नहीं है, ग, घ, ड, ढ, प, फ या द, ध। तो हम क्या जानते हैं कि अघोष वर्ण कौन से होते हैं, जिसके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां आपस में नहीं मिलती और हवा निकल जाती है। और जो स्पर्श व्यंजनों का 5 वर्ग है, उस वर्ग में से पहला और दूसरा, ठीक है, प्रथम द्वितीय वर्ण और तीनों स जो रहते हैं वो किस में आते हैं, अघोष में आते हैं। तो पहला और दूसरा जिसमें जिसमें दिया है वो आपका अघोष हो जाएगा। तो प फ दिया है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सघोष क्या होते हैं, तीसरे, चौथे, पांचवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो कौन सा ऐसा है जो नहीं लिया गया है, तो यहाँ पे देखिए कि डॉट है ना, तो डॉट तो हमने लिया है, फिर उसके बाद डॉट नहीं है, वो शायद ऐसा वाला विराम चिन्ह है। उसके बाद सेमी कॉलन है, क्वेश्चन मार्क है और पूर्ण विराम है। तो इंग्लिश का जो पूर्ण विराम होता है वो डॉट होता है, हिंदी का पूर्ण विराम खड़ी लाइन होती है। तो हिंदी जो है ये संस्कृत से आया है पूर्ण विराम। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित या संघर्षहीन। तो ल जो है वो एक पार्श्विक ध्वनि है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है, अ, ए, क, त। तो आप देखिए कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी होती है, जिसमें कंठ और ओष्ठ दोनों काम करते हैं। तो कंठ और ओष्ठ दोनों काम कर रहे हैं। तो क जो है वो कंठ है पर ओष्ठ नहीं है, त जो है वो दंत है, ठीक है। लेकिन अ जब आप बोलते हो तो देखो आपके गले से आवाज निकल रही है और आपका होठ मुड़ रहा है, इसलिए ये कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी हो जाएगी, अ हो जाएगी। ठीक है, ओ और अ दो कंठोष्ठ ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म बताना है, कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू और खड़ी बोली बुंदेली। तो जो पहले के पेपर थे वो इतने इजी होते थे, देखिए आपको पूर्वी हिंदी की तीनों बोलियां दी गई है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसको छोड़ देंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, ध्वनि कहते हैं, पद कहते हैं या समास कहते हैं? तो शब्द जब वाक्य में यूज होने लगता है ना तो उस वाक्य का वो कहलाता है पद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द 115 अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या भोजपुरी? तो अर्धमागधी से जो आया है वो आपका क्या है? पूर्वी हिंदी की भाषा है। और पूर्वी हिंदी की भाषा कौन है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है, बघेली। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्या, च, ट या अ? तो संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा? जो दो भिन्न व्यंजन मिलकर एक नया रूप लेते हैं। तो दो अलग अलग व्यंजन होने चाहिए। तो ट और अ तो एक ही है तो इसको हटा दीजिए। आधा च और पूरा च जब लगा रहे हो तो उसमें दोनों सेम ना व्यंजन है, इसलिए वो ना हो करके जो आपका क्या है वो आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त व्यंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन है डोगरी, मणिपुरी, मैथिली और छत्तीसगढ़ी। तो छत्तीसगढ़ी जो है वो बोली है, भाषा नहीं है, इसलिए छत्तीसगढ़ी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किनमें से कौन सी खड़ी बोली ओकार बहुला नहीं है? ओकार बहुला कौन सी बोली होती है? ओकार बहुला वो बोली होती है जिसको बोलने में ओ के वर्ड्स ज्यादा आते हैं। ठीक है, अंतिम जो वर्ड रहता है वो ओ से आता है। तो ओकार बहुला कौन सी नहीं हो जाएगी? तो ये हो जाएगी आपकी ऑप्शंस क्या क्या दिया हुआ है? खड़ी बोली, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है वो कौरवी है जो आकार बहुला है। ठीक है, और ब्रज, जो बुंदेली, कन्नौजी, ये सब जो है वो ओकार बहुला है। ठीक है, पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो उदासीन आकार बहुला है। और इकारांत बहुला में आती है आपकी बिहारी वाली, भोजपुरी, मगही और मैथिली। लास्ट क्वेश्चन है हमारा चैप्टर 1 से जो पिछले 10 सालों में आया हुआ है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो सबसे पहले कौन सी लिपि आ जाएगी आपकी? ब्राह्मी लिपि सबसे पहले आएगी। तो ब्राह्मी लिपि सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी में है। तो ब्राह्मी लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर देवनागरी लिपि। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको याद रखना है कि आधुनिक रूप जो है वो 10वीं शताब्दी से हुआ। तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 1 के जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 नहीं करेंगे, चैप्टर 3 से करेंगे, क्योंकि चैप्टर 2 एक बहुत बड़ा चैप्टर है जिससे अभी तक जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी संख्या जो ऑलमोस्ट 1300 है। ठीक है, तो इसको करने में 1225 क्वेश्चंस है। तो इसको करने में मेरा बहुत सारा टाइम जाएगा और बाकी चैप्टर्स रेडी नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैं पहले कोशिश करूंगी वो चैप्टर्स जिससे पीछे के चैप्टर्स से शुरू करना, चैप्टर 10, 9। क्योंकि आपके साथ मैं भी अपनी तैयारी कर रही हूँ तो मेरी तैयारी मुझे इस तरीके से चाहिए। चैप्टर 2 मैंने अभी तक पढ़ा है पर उसके क्वेश्चन जब मैं करने जाऊंगी तो फिर उसी क्वेश्चन में मुझे कम से कम 1 महीने लग जाएंगे। तो मुझे चैप्टर 2 में अभी नहीं जाना है, पुराने चैप्टर्स से जाना है, इसलिए मैं चैप्टर 9, 10 इससे शुरू करने वाली हूँ। तो मेरे साथ अगर आपको भी अपनी तैयारी करनी है तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरा काम अगर पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी और सजेशन हो, आप मुझे समझ जाना चाहते हैं कि कैसे मुझे और वीडियोस किस प्रकार से बनाने हैं, कौन से क्वेश्चंस ऐड करने हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी फ्रेंड्स आपकी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूजीसी नेट हो, सीजी सेट हो या किसी राजस्थान या एमपी सेट, किसी भी स्टेट का सेट हो, या टीजीटी की या पीजीटी की जिसमें हिंदी आपका सब्जेक्ट है, अगर उसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके लिए ये मेरा जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ ही सामान्य हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी की वीडियोस भी मेरे चैनल पर आती रहती हैं, उनकी प्लेलिस्ट भी रेडी है। और वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।